वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज इस क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, इसके पहले आप जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो ये ध्यान दिए थे, जब किसी इंटरफेस पर प्रकाश की किरण टकराती है तो तीन घटनाएं होती हैं। एक घटना क्या होती है, ये तो हमने इस पर लम्ब डाल दिया। एक घटना होती है कि प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसी माध्यम में जिसको हम जिसको हम परावर्तन कहते हैं। और एक घटना ये होती है कि ये इस बाउंड्री को पार करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी दूसरे माध्यम में गति करती है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये होगा अपवर्तन और ये होता है परावर्तन। आज हम लोग इस अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें परावर्तन की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए इसकी कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। केवल हम लोग परावर्तन की चर्चा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। यहाँ जो किरण इस पर आपतित होती है, आती है, उसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लम्ब डालते हैं उसको अभिलम्ब कहते हैं। और जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरी चीज़, आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, आई से जिसको लिखते हैं। और अपवर्तित किरण तथा अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है यहाँ उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। मीनिंग दैट जो प्रकाश की किरण आपती है वो आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब अभिलम्ब। आपतित किरण तथा अभिलम्ब के बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। और साथ ही साथ अभिलम्ब तथा अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चलती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चलती हैं तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी लिखेंगे, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से, जब एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो परिसीमा पर, दोनों माध्यमों की जो सीमा होगी उसी को हम बाउंड्री कहेंगे। परिसीमा पर अपने मार्ग से या अपने पथ से विचलित हो जाती हैं,
प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो परिसीमा पर अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो परिसीमा पर अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो माध्यम है, एक माध्यम एक है, दूसरा माध्यम ये है। जब प्रकाश की किरण इस पर चलेगी तो यहाँ से या तो ये इधर आ जाएगी या तो उधर चली जाएगी, अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी। अगर मैं अभिलंब डाल दूँ तो या तो इधर चली जाती या तो इधर चल जाती। इसी घटना को इसको जाना चाहिए, सीधे चले जाना चाहिए था, ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा कर के जो है या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। इसको लिख ले, मिटा दें इसको। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। स्नेल ने अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम प्रस्तुत किया। लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंटरफेस है, एक मीडियम है कांच का, वायु में रखा है, यह है में रखा हुआ है। प्रकाश की किरण है, ये वायु से इस प्रकाश की किरण ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये कोण जो है प्रकाश किरण जा रही है, ये प्रकाश किरण जा रही है, इसको हम आई कहेंगे, इसको हम आर कहेंगे। यह आपका यम है, ये आपका यन है, ये इसका इंटरफेस है, ये इसका इंटरफेस एरिया है। ये अविलंब इसी के तल में होगा, ये तीनों इसी के तल में होते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के तल में इस तरह से एक आपतित किरण है और इसको मैं अपवर्तित किरण बना दूं, और इधर से जो है इस पर जो अविलंब डालूंगा, इस तरह से इस पर जो अविलंब डालूंगा, तीनों एक ही तल में होगा। इसी को जो है हम कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 इसका नियम होता है आपतन कोण की ज्या। नंबर 2, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर जो ये नियतांक होता है इसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको लिख लें, मिटा दें इसको। चलिए, यहाँ इस नियतांक को इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम, जैसे ये हमारे पर यह है प्रकाश किरण आ रही है, इस बिंदु पर हम लंब डालें और ये जो है इस तरह से हो रही है, ये कोण आई है, ये कोण आर है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। यहाँ इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यहाँ इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, और इसे लिखते हैं 1n2 या n2 1 लिखते हैं। पहले किताबों में इस तरह से होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है n2 1। इसको हम पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि जो ये दिया है, यदि साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बाई n1, या इसी को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम अपवर्तनांक n2 या n21, यानी इसको हम अब यहाँ जो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बाई n1 या n21। पहली कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, यदि n2 इज ग्रेटर देन n1, यदि n2 इज ग्रेटर देन n1, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले, विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले,
सघन माध्यम में प्रवेश करे। यदि n2 इज ग्रेटर देन n1 अर्थात प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, चूंकि n2 ग्रेटर देन n होगा n1 है, तो साइन आई अपान साइन आर इज ग्रेटर देन 1 या साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर या आई इज ग्रेटर देन आर या आई इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब यह है कि अगर प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे ये प्रकाश की किरण इधर आई, आई का मान जो है अधिक होगा, यानी ये आई अगर है आपका आई है, ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम और इधर है सघन माध्यम, इधर है सघन माध्यम, तो ये जो है अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये क्या होगा, अविलंब की तरफ झुक जाती है। यानी प्रकाश की किरण हम क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। लिखेंगे आगे, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। लिख लें इसको। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन यदि n2 इज लेस देन n1, इसको मिटा दें, n2 इज लेस देन n1, दूसरी कंडीशन होगी यदि n2 इज लेस देन n1 अर्थात ये आपका माध्यम 1 है, प्रकाश किरण इस पर आई, यहाँ पर है विलंब हमने खींचा, और ये आपका है n1, ये है आपका n2, ये जो है आपका n2 इज लेस देन n1 यानी n2 ये सघन है, ये आपका है सघन और ये है आपका विरल। इसका मतलब है कि n2 इज लेस देन n1, n2 विरल है और ये सघन है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है n2 बाई n1, यानी ये हो जाएगा आपका साइन आई बटे साइन आर इज लेस देन 1। ऐसी दशा में क्या होगा, साइन आई इज लेस देन साइन आर या आई इज लेस देन आर, आई इज लेस देन आर। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी ये आपका आई है और ये आपका जो है आर होगा, जो इससे जो है दूर हट जाएगी, ये होगा आपका आर।
अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। तो स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा पॉइंट, इसको लिख लें, नोट कर लें, इसको मिटा दें इसको। चलिए तीसरा पॉइंट देखें। हमने स्नेल का नियम जो लिखा है वो ये था, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। तीसरा पॉइंट क्या होगा? नंबर 3, जब n2 बराबर n1 क्या हो? जब हो n2 बराबर n1, इसका मतलब क्या है? जब दोनों माध्यमों अपवर्तनांक बराबर हो, यानी लिखेंगे जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो। जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो ऐसी दशा में क्या होगा? हमारा सूत्र क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है n2 बटे n1। ये दोनों आपस में बराबर है तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा 1, या साइन आई बराबर होगा साइन आर, या आई बराबर होगा आर। आई बराबर होगा आर। इसका अर्थ यह है कि किरण अपनी मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे चली जाती है। यानी किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। स्टूडेंट्स, यदि आई बराबर आर हो, यदि आई बराबर आर और नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी दशा में क्या होगा कि प्रकाश की किरण विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। उसी ठोस को ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी n s इज इक्वल टू n l कर दें। यानी सॉलिड का, पारदर्शी सॉलिड का जो अपवर्तनांक है पारदर्शी लिक्विड के अपवर्तनांक के बराबर है, तो ऐसी दशा में यदि हम इस ठोस को इस द्रव में डुबोते हैं तो यह ठोस हमें दिखाई नहीं पड़ता है, अदृश्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण उसमें विचलित हुए बिना सीधे सीधे पार चली जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। इसलिए यह
वस्तु हमें उस द्रव में दिखाई नहीं देती है। तीसरा पॉइंट हमारा अगला पॉइंट होगा, इसको लिख लें। चौथा पॉइंट होगा चौथा पॉइंट है हमारा, जब i 0 हो जाए, जब i बराबर 0 हो। i बराबर 0 होने का मतलब क्या है? ये आपका माध्यम है, ये प्रकाश की किरण है, ये इस पर लंब है, इसको हम i कहते हैं। यानी ये कहने का मतलब हमारा ये होगा कि इस पर अविलंब और आपतित किरण दोनों एक ही दिशा में हो। ये है आपका आपतन कोण i है, लेकिन यहाँ पर होगा i बराबर 0, यानी अविलंब तथा आपतन कोण, अविलंब तथा आपतित किरण दोनों एक ही हो, यानी आपतित किरण जो अविलंब हो। ऐसी दशा में क्या होगा? चूँकि होता क्या है, चूँकि साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू n2 बटे n1, या इसकी को लिखते हैं हम n2 या साइन 0 बटे साइन r बराबर होगा n2 या साइन 0 बराबर होगा साइन r इंटू n2। साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 0 बराबर होगा साइन r, ये होगा साइन r इंटू n2, या इसको हम लिख सकते हैं n2 साइन r इज इक्वल टू 0, चूँकि n2 नॉट इक्वल टू 0। n2 जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम अपवर्तनांक शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए ये होगा साइन r इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू 0। अर्थात जब आपतन कोण का मान शून्य होगा तो अपवर्तन कोण का मान भी शून्य होगा, अर्थात प्रकाश की किरण यहाँ पर ये सीधे निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाएगी। लिखेंगे अर्थात प्रकाश की किरण विचलित हुए बिना सीधे निकल जाएगी, अर्थात प्रकाश की किरण विचलित हुए बिना सीधे निकल जाएगी। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए इसके बाद अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं, अगला टॉपिक अपवर्तनांक। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं अपवर्तनांक। इसमें एक न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं हम, देखें एक न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है। इसका आसान न्यूमेरिकल, ये प्रकाश की किरण है, ये आपका इस पर लंब है, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 ये प्रश्न क्या बनेगा, इसका प्रश्न हम लिख लें, क्वेश्चन इसका लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। क्या होगा, यदि आपतन कोण
30 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 60 डिग्री है तो पहले माध्यम के सापेक्ष n/1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तथा अपवर्तन कोण का मान 60 डिग्री है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n/1 या n/1 बराबर होगा, आई का मान दिया है 30 डिग्री और आर का मान दिया है 60 डिग्री, ये होगा साइन 60, यानी n/1 बराबर आपका हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये होगा 1/2 और साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसकी बजाय कट जाएगा, यानी n/1 बराबर 1/करणी में 3, n/1 बराबर होगा 1/करणी में 3। नोट कर लें इसको। चलिए आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, अपवर्तनांक। अगला टॉपिक होगा अपवर्तनांक। पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टूडेंट्स ये स्नेल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण या साइन आई बटे साइन आर का मान जो होता है, साइन आई बटे साइन आर का मान जो होता है, इसी को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वास्तव में दो माध्यमों के बीच का जो अपवर्तनांक होता है यह बताता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कितना विचलित होगी। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कितना विचलित होगी, अथवा ये बताता है कि प्रकाश की किरण को यह माध्यम कितना विचलित करेगा। गणितीय रूप से अपवर्तनांक जो होता है दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। लिखेंगे, दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। वास्तव में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में, वास्तव में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम सूत्र के रूप में इसको लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 इज इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल लिखेंगे। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो इसको हम लिखेंगे n/1 बराबर v1 बटे v2। n/1 बराबर v1 बटे v2 लिख लें इसको। लिख लिया, पॉज करके लिख लें। फिर उसके बाद हम आता है, ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसके बाद आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो इसमें यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु है तो इस सापेक्ष अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि यदि पहला माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो ये क्या होगा, जो ये सापेक्ष अपवर्तनांक है इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश का माध्यम में चाल को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम कहेंगे प्रकाश की निर्वात में चाल तथा माध्यम में प्रकाश की निर्वात में चाल तथा माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल तथा माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में चाल, इसको हम लिख दें C0 बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल, इसको लिख दें हम Cm, यानी n बराबर हो जाएगा आपका। लिख लें इसको। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, देख लें। 2-1 न्यूमेरिकल देख लें।
अगर लिख लिया तो इसको मिटा देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3 है तो 3/2 है तो यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट से क्या क्या दिया है इसमें, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक n = हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर प्रकाश की चाल दिया रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी CO बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप जानते हैं n बराबर होता है CO/cm, यानी प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, या cm बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखें cm बराबर हो जाएगा C0/n, यानी मान रख दें हम 3 × 10⁸n का मान है 3/2, ये 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। cm बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लें इसको। मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य का प्रकाश 5/3 अपवर्तनांक वाले कांच की 2 मिलीमीटर प्लेट को कितने समय में 2 मिलीमीटर प्लेट को कितने समय में पार करेगा। प्रश्न फिर से देखें। सूर्य का प्रकाश 5/3 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट को कितने समय में पार करेगा। हमें क्या मालूम करना है इसमें। कांच 2 मिलीमीटर कांच की प्लेट को क्रॉस कर कितना समय लगेगा, प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल निकाल लें।
दिया है हमारे पास n बराबर है 5/3 और c नॉट यानी प्रकाश की चाल आप जानते हैं ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हमको निकालने c ग्लास में कितना होगा ये पहले निकालने, यानी सूत्र के अनुसार आप जानते हैं कि n बराबर होगा CO/Cg, यानी Cg बराबर होगा CO/n, यानी कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे n का मान दिया है 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी Cg बराबर हो जाएगा 3 × 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 5, 9 × 10⁸ बटे 5। और अब उसके बाद अगला होगा 2 मिलीमीटर बराबर 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मीटर कांच की प्लेट को पार करने में लगा समय आप जानते हैं ये होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल, और दूरी दिया गया है यहाँ पर t बराबर हो जाएगा, दूरी दिया है आपका 2 × 10⁻³ बटे 9 × 10⁸ बटे 5, यानी ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 × 10⁻³ 3 × 10⁻8 बटे 9, 9 से भाग दे देंगे तो होगा 9 × 1 = 9, 1.1 × 10⁻8 11 सेकेंड। t बराबर होगा 1.1 × 10⁻11 सेकेंड, यानी कांच की 2 मिलीमीटर प्लेट को पार करने में उसे 1.1 × 10⁻11 सेकेंड का समय लगेगा। नोट कर ले इसको, स्टूडेंट्स को नोट कर लें। चलिए आगे इसको अगर नोट कर लिए हो तो मैं मिटा दूं इसको। चलिए अभी हम लोग इसको देख रहे थे sin i बटे sin r बराबर n2 बटे n1। अभी हम देख रहे थे कि ये sin i बटे sin r बराबर है n2 बटे n1। sin i बटे sin r बराबर है n2 बटे n1। इसका मतलब ये है कि ये इसको हम लिख सकते हैं b1 बटे b2, प्रकाश की पहले माध्यम में चाल बटे प्रकाश का दूसरे माध्यम में चाल, ठीक है। बट वी नो दैट b = f इंटू लैम्डा, यहाँ f, जहाँ f आवृत्ति है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। जहाँ f आवृत्ति और लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है। स्टूडेंट्स, ये प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आयाम बदल सकता है, ऊर्जा बदल सकती है, इसकी इंटेंसिटी तीव्रता बदल सकती है, लेकिन इसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको कि b1 बराबर हो जाएगा
फर्स्ट मीडियम के लिए B1 बराबर होगा F इंटू लैम्डा 1 और B2 बराबर होगा F इंटू लैम्डा 2। ये B1 और B2 का मान अगर हम रख दें तो ये हमारे पास आएगा B1 बाई B2 बराबर F इंटू लैम्डा 1 बटे F इंटू लैम्डा 2। इसको काट दें, यानी B1 बटे B2 बराबर होगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। यानी इस सूत्र को हम लिख सकते हैं साइन आई, इसकी जगह मान रख दें, इस सूत्र को रख सकते हैं हम साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा N2 बटे N1 बराबर B1 बटे B2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये हमारा अपवर्तनांक के सब पदों में पूरा समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लें, तब उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। नोट कर लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्राम है तो जल में इसका मान कितना होगा? का मान कितना होगा? जल में इसका मान कितना होगा? जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 5 बटे, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। यानी जल नहीं, द्रव में, ये आप द्रव लिख लें, द्रव में इसका मान कितना होगा, जबकि दिया है द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। लिख लें इसको। आप जानते हैं N बराबर होता है आपका, अभी एक सूत्र हमने बताया था आपको, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1 बराबर N बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो यानी N बराबर है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। यदि निर्वात में इसकी चाल को हम लैम्डा नॉट से करें और लिक्विड में इसकी NL कर दें तो ये होगा N बराबर लैम्डा 0 बटे लैम्डा L। यानी लैम्डा L का मान हमको निकालना है, ये हो जाएगा लैम्डा 0 बटे N। यानी इस मान को हम ऐसे लिख लें, लैम्डा L मीन्स लिक्विड में तरंगदैर्घ्य बराबर होगा लैम्डा 0 का मान है 7800 एंगस्ट्राम, यानी 78 गुणे 10⁻10 मीटर बटे, ये है इसमें 4/3, N का मान है 4/3, 3 ऊपर चलाया जाएगा, यानी लैम्डा L बराबर होगा 7800 गुणे 10⁻10 गुणे 3/4। ये आप हल कर लें, लैम्डा L बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 3 38, 4 9 36 और 2 38, 4 5 20 गुणे 3 गुणे 10⁻10 मीटर। यानी ये हो जाएगा लैम्डा L बराबर हो जाएगा 3 0 0, 3 5 15 की 5, 3 9 27, 1 28, 3 एकम 3 2 5। फिर से देखें, 3 0 0, 3 5 15, 3 एकम 3 2 5,
गुणे 10 घातीय ऋण 10 मीटर, यानी लैम्डा यल बराबर हो जाएगा 5850 एंगस्ट्राम, 5850 एंगस्ट्राम को नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए इसके बाद हम लोग एक अगला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगला हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बताता है कि प्रकाश की किरण अगर विभिन्न माध्यमों से अपवर्तनों तथा परावर्तनों के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अथवा परावर्तन उसी माध्यम में परावर्तित होती है, जैसे अगर ये मैं परावर्तन की बात करूं तो ये यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाती है, ये इधर गई और इधर हो गया, यानी ए एन बी। ये नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण ए से एन और एन से बी जाती है, यदि इसकी दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए, पूरी तरह से विपरीत कर दिया जाए, यानी बी से चलाना शुरू करें, तो ये फिर बी से एन पर आएगी और ये होकर जाएगी, यानी अपने वाले पहले वाले पथ को पूर्णतः अनुसरण करेगी। इसी तरह से अगर प्रकाश किरण यहाँ से आती है और इस पर अपवर्तित होती है, तो ये किरण जो अगर मैं कहूँ ए एन बी है, इसमें जो आ रही अगर इसकी दिशा को मैं बी से लेकर चलूँ तो ये फिर बी एन ए की तरफ होकर के जाएगी, यानी अपने पूर्व पथ को पूरी तरह से अनुसरण करेगी। यानी हम कहेंगे प्रकाश की किरण जब मिटा दें, इधर का मिटा दें, लिखेंगे प्रकाश की किरण जब विभिन्न परावर्तनों प्रकाश की किरण जब विभिन्न परावर्तनों तथा अपवर्तनों विभिन्न परावर्तनों तथा अपवर्तनों से होकर गुजरे, तत्पश्चात इसकी दिशा विपरीत कर दिया जाए तो, इसकी दिशा विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण जब विभिन्न परावर्तनों तथा अपवर्तनों से होकर गुजरे, तत्पश्चात इसकी दिशा विपरीत कर दिया जाए तो यह किरण अपने पूर्व पथ का
अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश की किरण जब विभिन्न परावर्तनों तथा अपवर्तनों से होकर गुजरे तत्पश्चात इसकी दिशा विपरीत कर दिया जाए तो यह किरण अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी अब अगर हम मान लें कि हमारे पास एक इंटरफेस है, ये मीडियम है फर्स्ट, ये मीडियम है सेकेंड, इसमें प्रकाश की किरण इस माध्यम में से आ रही है और ये अगर आपका माध्यम N1 है और ये माध्यम N2 है, यदि N2 का मान जो है अधिक है तो ये इधर हो जाएगी, यानी I और ये है R, ये किरण है आपकी, ये सॉरी इसको मिटा दें, इसको लिख लीजिए तो उसके बाद बताएं आगे। पास करके लिख लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए यह है आपका प्रकाश की किरण, ये आ रही है, इस पर हम अविलंब डाल दें। ये है आपका N1 और ये है आपका N2। ये अगर N2 इज़ ग्रेटर दैन N1 है, N2 इज़ ग्रेटर दैन N1 है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ये आपका होगा I, ये है आपका R। ठीक है, ये प्रकाश किरण इधर से चलती है और इधर निकलती है। इसको हम कहेंगे बिंदु आपका ये है, इस पर ये N है, ये है B है और ये सपोज दैट M है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार यदि ये A N B से होकर जाए और फिर इसकी दिशा को हम B N A कर दें तो ये पुनः जो इसी पथ का यानी B से N से A होकर के जाएगी। यानी हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण A से N से B पथ का अनुसरण करे तो क्या होगा, साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर होगा N2 बाई N1, या इसी को लिखेंगे N21, जिसको कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और या इसको एक बार और लिख लें, साइन I बटे साइन R बराबर होगा N21। इसको समीकरण नंबर 1 कर लें। पुनः जब प्रकाश की किरण BNA B से N और N से A, B से N से A पथ का अनुसरण करे तो क्या होगा, साइन R। अब ये आपतन कोण बन जाएगी, अपवर्तन कोण बन जाएगा, साइन R बटे साइन I बराबर होगा N12, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा।
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या पाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा आपका n21 इंटू n12 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। ये ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी n21 गुणे n12 बराबर 1, या ऐसा हम कह सकते हैं हम कि n21 बराबर होगा 1 बटे n12, यानी वायु पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान दें इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब इस पर ये आधारित एक प्रश्न लिखें, एक क्वेश्चन, जैसे इस पर एक क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इधर का भी मिटा दें, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात, कांच के सापेक्ष वायु का, इसको सॉल्व करें। क्या दिया है, n का मान दिया है 3/2, और सॉरी ये दिया है आपका n का मान दिया वायु के सापेक्ष कांच का, मीन्स NGA, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, और पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का, यानी NAG पूछ रहा है। इसको हमको मालूम करना। अभी इसके आधार पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं NGA बराबर 1/NAG, या NAG बराबर होगा 1/NGA। ये कैसे हमने लिखा, ये इसी तरह से जैसे n21 बराबर 1/n12, यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NAG गुणे NGA बराबर 1, इससे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। अब उसके बाद NAG क्या होगा, NAG बराबर होगा 1/NGA। NGA का मान दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का 3/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो NAG बराबर हो जाएगा 2/3। NAG बराबर हो जाएगा 2/3। नोट कर लें, 5 करके नोट कर लें। ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर
माध्यम 2 से अधिक हो तो क्या होगा। अगला जो हमारा है कि यदि माध्यम 2 से अधिक माध्यम हो तो कैसे हम निकालें, क्या होता है, कैसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगता है। मान लीजिए हमारे पास एक माध्यम ये है, ये वायु है, एयर, और एक माध्यम जो है हमारा जो है यहाँ पर हमने वाटर लिया है W, और एक माध्यम हमने ग्लास का ले लिया है, ये ग्लास का ले लिया है, ये आपका है कांच, और ये फिर यहाँ पर एयर आ गया। अब इसमें रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल अगर लगाएं हम तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर हम लंब डालेंगे, चूँकि ये सघन माध्यम है इसलिए जो है ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। फिर यहाँ पर लंब डालेंगे, चूँकि ये सघन, यहाँ पर अब लंब डालेंगे, फिर ये चूँकि सघन माध्यम है तो और अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। इधर चूँकि इसके बाद यहाँ अभिलंब डालेंगे, इसके बाद जो ये माध्यम पड़ रहा है ये विरल है और एयर जैसा ऊपर था इसलिए ये भी दूर हट जाएगा। यानी ये आपका अगर एंगल आई है, ये एंगल R1 तो ये भी एंगल R1 होगा। इसी तरह से ये एंगल R2 है, अगर ये भी एंगल R2 होगा। ये पहले के बराबर होगा, I के बराबर होगा, ये पहले के बराबर होगा। यानी अब हम इसको लगाएंगे, पहले क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी NWA बराबर क्या होगा, साइन I बटे साइन R1। यहाँ आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R1 है। NWA बराबर होगा साइन I बटे साइन R1। और उसके बाद जब प्रकाश किरण वाटर से इसमें प्रवेश करती है तो हम क्या लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी NGW। जल के, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वायु से इसमें प्रवेश करता है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और यहाँ चूँकि इसमें से इसमें प्रवेश करता है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी NGW। ये बराबर हो जाएगा आपका साइन R1, ये आपका R1 है, ये R2 है, साइन R1 बटे साइन, ये है आपका R2, साइन R2। फिर जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ प्रवेश करती है, इसमें पहुँचती है, इसको हम तीर दिखा दें, जब प्रकाश की किरण ग्लास से एयर में पहुँचती है तो इसको हम लिखेंगे क्या, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यानी NAG। ये बराबर हो जाएगा साइन R2 बटे साइन I। ये समीकरण नंबर 1, इसको कर दें 2, इसको कर दें 3। समीकरण 1, 2 और 3 को लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा कर दें, राइट का राइट में गुणा कर दें। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से ये हो जाएगा हमारा NWA इंटू NGW बराबर गुणे NAG बराबर है साइन I बटे साइन R1 गुणे साइन R1 बटे साइन R2 गुणे साइन R2 बटे साइन I। ये ऐसे कट गया, R1 से, साइन R2 से कट गया। यानी NWA गुणे NGW गुणे NAG बराबर 1, या इसको हम लिख सकते हैं NGW बराबर होगा 1 बटे NWA
गुणे यन ए जी, या इसको हम लिख सकते हैं यन जी डब्लू बराबर होगा यन जी ए बटे यन डब्लू ए। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि इसका कारण हम यहाँ दिखा दें कि यन ए जी बराबर होगा 1 बटे यन जी ए, 1 बटा यन जी ए। तो सॉल्व कर लें, इसको लिख लें। इसका उपयोग हम करेंगे जब लेंस के चैप्टर में, जब लेंस को किसी द्रव में डुबोएंगे तब यहाँ पर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ याद रखें, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। चलिए मिटा दें इसको, पॉज करके नोट कर लें। चलिए एक न्यूमेरिकल देखें। एक न्यूमेरिकल देखिए, यदि लिखेंगे क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3 तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 है, तो 3/2 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। क्या क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का मीन्स यन जी ए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 5/3। फिर वायु के सापेक्ष जल का यन डब्लू ए, वायु के सापेक्ष जल का दिया है 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का यानी यन जी डब्लू निकालना है आपको, यन जी डब्लू निकालना है। यन जी डब्लू कैसे निकालेंगे आप? याद रखिए, ये जो जी होता है यही ऊपर चला जाता है, डब्लू नीचे रहता है। यहाँ जो जी है ये ऊपर चला जाता है, यानी यन जी डब्लू अभी यहाँ लिखा हुआ है, यन जी डब्लू बराबर जी ऊपर जाएगा यन जी ए बटे यन डब्लू ए, यन जी ए बटे यन डब्लू ए। मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा यन जी डब्लू हो जाएगा यन जी डब्लू यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बराबर हो जाएगा यन जी ए दिया है 5/3 बटे यन डब्लू ए का मतलब 3/2, यानी यन जी डब्लू बराबर 5/3 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, यानी 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, यानी यन जी डब्लू बराबर हो जाएगा 10/9।
अगर इसको सॉल्व कर दें तो बराबर 1.11 के आसपास आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इस अपवर्तनांक के बारे में और इस तरह रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के संबंध में आपकी बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए और आप पढ़ाई करते रहे। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।